अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। सवाल तो बनता है कि जाने वाले आर्मी चीफ ने अभी कुछ दिनों पहले अपने आखिरी खिताब में सुकूत ढाका का जिक्र किया और उन्होंने इसे एक सियासी गलती बताया। क्या ये वाकई में सियासी गलती थी? क्या इसमें फौज का कोई भी किरदार नहीं था? क्या ये सबकी इज्तिमाई गलती थी? हम आज करेंगे इसके ऊपर बात। सन 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसकी डिवाइड कुछ अजीब सी थी। पाकिस्तान का एक हिस्सा हिंदुस्तान के जहां हम बैठे हैं यहाँ और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ। अब बीच में इतना बड़ा दुश्मन और उसके बाद दो मुल्क एक जान पर अलग अलग हिस्सों में कैसे रहते और कैसे चलते। पर ऑल्दो हमने उसको चलाने की कोशिश की। पहले हमने उसे असेंबली के थ्रू चलाने की कोशिश की, पर जब डिक्टेटरशिप शुरू हुई तो डिक्टेटर को पता नहीं किस चीज़ की फिक्र हुई कि उसने पाकिस्तान को 1 यूनिट बना दिया। पर क्या ये कामयाब फार्मूला था? 1 यूनिट बनने के बाद पाकिस्तान जो बांग्लादेश आज है और जो पाकिस्तान आज का है, ये दोनों साथ रहने लगे। पर इसका सियासी निज़ाम और स्ट्रक्चर किसी की समझ से बाला था। डिक्टेटर मुल्क चला रहा था और चले जा रहा था। जो मेरी पुराने अजदाद से बात होती है या बहुत सीनियर सहाफ़ी मुझे बताते हैं, इसको करने की एक बहुत अच्छी रीज़न भी थी। कहते ये हैं कि जनरल अयूब खान को ये बात की फिक्र थी कि आबादी के लिहाज से मशरकी पाकिस्तान में आबादी ज़्यादा है और इस पाकिस्तान जहां इस वक्त हम बैठे हैं वहां आबादी कम है। तो अगर इक़्तिदार में इलेक्शन कभी होता है तो इक़्तिदार में बंगालियों का आने का 100% चांस है। बात किसी हद तक ठीक थी, पर क्या अगर वो इक़्तिदार में आ जाते तो उससे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को या पाकिस्तान की बका को कोई मसला था? क्या पाकिस्तान को इससे कोई मसाइल पैदा हो सकते थे? हम इन्हीं सब बातों पे आज बात करेंगे। पर ये फॉल ऑफ ढाका, जिसे सकूत ढाका भी कहते हैं, हुआ क्यों? सियासी था या फौजी? ये हम आज बात करेंगे। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सियासी गलतियों पे। अब सियासी मंजरनामे पे जो सबसे पहली गलती थी कि हमने जो मुल्क आज़ाद हमारे बाद या हमसे पहले हो चुके हैं, उन्होंने इकाई का वादा तो किया और इकाई की भी, पर उसमें उन्होंने ज़बान, नस्ल और इखलाकियात को अलग अलग रखा। अमेरिका की कई रियासतें आज भी और उन सब में अपने अपने कवानीन चलते हैं और अपने अपने कानून हैं उनके। पर अमेरिका जो मुत्तहिद अमेरिका कहलाता है उसमें कोई किसी रियासत के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, पर एक कौमी हुकूमत ज़रूर होती है जो मुल्क की कौमी मसाइल को देखती है। ऐसे ही शायद कोई पाकिस्तान के साथ भी मॉडल होता जो हमने बाद में शायद किसी हद तक इख्तियार किया। तो अगर ये हम पहले दिन करते तो शायद हमारा मुल्क ना टूटता, क्योंकि सियासतदानों ने भी इस चीज़ का फैसला बर वक्त नहीं किया कि उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कब बनाना है। हम मुल्क टूटने के भी कोई तकरीबन 3 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए। क्या ये हमारी सियासी फेलियर थी? बिल्कुल हमारी सियासी फेलियर थी, पर इसमें सिर्फ सियासतदानों का कसूर नहीं था। इसमें डिक्टेटर का भी शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि डिक्टेटर्स ने कभी पाकिस्तान में सियासत पनपने ही नहीं दी। लियाकत अली खान के बाद से पाकिस्तान को ऐसी नजर लगी कि फिर मुस्तकिल हम मार्शल लॉ और फील्ड मार्शल के ही मातहत बूद व बाश पाते रहे। क्या हमने उस सब में अपना बहुत सारा वक्त और अपनी बहुत सारी तरक्की का नुकसान नहीं किया? आज बांग्लादेश हमसे इकोनॉमी में कहीं आगे है, हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, हमारे बाद आज़ाद हुआ, पर ऐसा क्या हमने उनके साथ किया कि वो हमारे साथ ये तरक्की और ये अपनी खुशहाली शेयर नहीं कर सके? क्या हमने दूर रस्त उनकी कामयाबी और तरक्की को मद्देनज़र नहीं रखा था? या हमें उनके जिस्म से बदबू आती थी? क्या हम ये समझते थे वो मछली खाते हैं तो हमारे साथ खड़े होने के काबिल नहीं है? ये गलती हम शायद आज भी कर रहे हैं, पर क्या हम इस गलती पे पशेमान हैं? क्या हम इस गलती के ऊपर कोई और इकदाम उठा सकते हैं? अब बात कर लेते हैं कमर जावेद बाजवा साहब की, जिन्होंने कहा कि फौज ने बहुत कुर्बानी दी। तो उन्हें याद होगा इसी फौज ने हथियार भी डाले। अब वो ये कह लें कि उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थी, पर आज तक जो फुटेजेस यूट्यूब की जीनत बनी हुई है उसमें फौजी जवान ही अपनी बंदूकें ज़मीन पे छोड़ के 2 कदम पीछे जा रहे हैं। तो ये उनका एग्रीमेंट था जनरल अरोड़ा के साथ, किसी सिविल हुकूमत का नहीं था। जनरल अरोड़ा जो जनरल नियाजी के दोस्त भी थे, उनकी एक फॉलोइंग फ्लैगशिप मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ कि हमें जो है वो हथियार डालने और हमें सेफ पैसेज दिया जाएगा। तो जनरल अरोड़ा से जनरल नियाजी ने अपनी दोस्ती निभाई और हथियार डाल दिए। क्या ये सही हुआ? क्या इसके बाद भी आर्मी चीफ ये कहेंगे कि फौज की गलती नहीं थी? चले मैं मानता हूं कि बहुत सारी सियासी टर्मोइल, बहुत सारी अंदर से इन्वेंशन के खिलाफ हम लड़ रहे थे, मुक्ति बाइनी जैसे खतरात से भी हम निमट रहे थे, पर क्या हमने लोगों को हक दे के इस चीज़ की कोशिश की
کہ ہم بنگلہ دیش بچا سکیں کہ جب وہ الیکشن جیت ہی چکے تھے اور پاکستان کے حالات بہت ہی نازک صورتحال میں تھے اس وقت بھی، تو کیا اس وقت ان کو حکومت دے کے ٹیسٹ کیس میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا؟ کیا لگتا تھا آپ کو؟ کیا ریکویسٹ کی تھی مجیب الرحمان صاحب نے اپنی آخری تقریر میں؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ ایک جمہوری آدمی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں نہیں ہوگی، ہم جبھی عہدہ یا حلف اٹھائیں گے جب ڈکٹیٹرشپ یہاں نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ آبادی کے لحاظ سے اگر اجلاس اپنے پاس بلانا ہی چاہ رہے تھے تو کیا تکلیف تھی ہمیں؟ ہمارے سیاستدان وہاں سے جا کے ایک اجلاس میں شرکت کر لیتے اور ایک اجلاس یہاں کر لیتے، پر ہم نے ہر چیز میں ضد اور انا بنائی ہے، اور اس ضد اور انا نے ہمارے ملک کو دولک کر دیا۔ یہ سانحہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے۔ اگر آج ہم سوچیں کہ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوتا تو آپ یہ سوچیں ہم اکنومکلی کتنے مضبوط ہوتے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہندوستان، ہم جب ایٹمی طاقت بن گئے تو ہم دو حصوں میں ایٹمی طاقت ہوتے۔ ہندوستان ہم پہ آج جو تھوڑا بہت بھی سوچتا ہے حملہ کرنے کا، شاید وہ کبھی نہ سوچتا۔ ہم انہیں دو سرحدوں پہ انگیج کر سکتے تھے، اور تو اور ہم دو سائڈ سے ٹریڈنگ کر سکتے تھے، پر کیا ہم نے اس بارے میں کچھ بھی سوچا ہے؟ جبکہ ہمارے آدھے کپڑے کے تاجر آج بھی بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے، آج بھی بنگلہ دیش انہیں ٹیکس ایویژن زونز دیتا ہے، آج بھی انہیں بجلی اور ٹیکسیشن میں چھوٹ ملتی ہے۔ کیا یہ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہم نے دیر کی ہے؟ ہاں، ہم نے بہت دیر کی ہے اور ہم نے اپنا ملک کھو دیا ہے۔ آج 16 دسمبر ہے، آج ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم اس طریقے کی کوئی غلطی نہیں کریں گے، نہ تو سیاستدان اور نہ ہی فوج، کیونکہ جب بھی طاقت کا بے دریغ استعمال اور سیاسی غلطیاں کی جاتی ہیں اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش جیسے نتیجے ہی اخذ ہوتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔